दोस्तों, भारत हमेशा से ही कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। लेकिन अगर आज की बात करें तो भारत कश्मीर का सिर्फ 55% हिस्सा ही कंट्रोल करता है। इसमें से दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है जो कश्मीर का 30% हिस्सा कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ चीन भी कश्मीर का 15% हिस्सा कंट्रोल करता है, जिसे वो अक्साई चीन बुलाता है। अक्साई चीन को चीन अब अपना हिस्सा ही कहता है और यहाँ से वो लद्दाख में घुसपैठ करने से भी बाज नहीं आता। हाल की रशिया यूक्रेन के युद्ध ने ये बहस तेज कर दी है कि क्या भारत अक्साई चीन को वापस ले सकता है और क्या रूस इसमें भारत की मदद करेगा। रूस और चीन बाहरी तौर पर जरूर एक दूसरे के दोस्त नजर आते हैं, लेकिन ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि दोनों को ही एक दूसरे से कुछ तीखी असहमतियां भी हैं। आज हम इसी पर गौर करेंगे और जानेंगे कि किस तरह भारत रूस की मदद से आज अक्साई चीन को वापस ले सकता है। कश्मीर के इतिहास पर जाएं तो हमेशा से अक्साई चीन का इलाका भारत के हिस्से में ही रहा है। 1834 में सिख एम्पायर के गुलाब सिंह ने कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के इलाके को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था और फिर अंग्रेजों द्वारा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में पूरे कश्मीर को ब्रिटिश इंडिया के अधीन कर दिया गया। भारत के आजाद होने के बाद भी चीन ने कभी इस हिस्से पर कोई दावा नहीं ठोका। 1920 तक किसी भी चीनी नक्शे पर अक्साई चीन नहीं दिखता था और चीन उसे भारत का हिस्सा मानता था। 1930 के शिंगजियांग मैप में भी चीन ने इसी शर्त को माना। चीन का अक्साई चीन के इलाके में इंटरेस्ट जागना तब शुरू हुआ जब 1950 के दशक में उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और अक्साई चीन उनके बिल्कुल पड़ोस में आ गया। उन्होंने पश्चिम की तरफ अपनी सेना का विस्तार शुरू किया और 3 नई रोड्स बनाई, जिसमें से एक सीधी अक्साई चीन से होकर जाती थी। इस रोड का नाम आपने कई बार सुना होगा। इसे हाईवे नंबर 219 कहते हैं, जो चीन के शिनजियांग को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ती है और इस बीच ही अक्साई चीन से भी होकर गुजरती है। चीन ने इस हाईवे का निर्माण 1953 में शुरू कर दिया था और 1957 में जब भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, तब एक चाइनीज अखबार ने यह खबर छापी कि शिंगजियांग तिब्बत हाईवे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे था, वो पूरा हो चुका है। चीन ने निर्माण अपनी सेना की देखरेख में किया था और 1962 के युद्ध से पहले ही वो यहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुके थे कि उनकी मिलिट्री को हर तरह का सपोर्ट मिल सके। इसीलिए 1962 के युद्ध के बाद उन्होंने अरुणाचल में तो मैकमोहन लाइन से पीछे जाने का निर्णय किया, लेकिन वो अक्साई चीन से पीछे नहीं हटे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसे एक ब्रिलियंट मूव मानती आई है। वे जानते हैं कि अक्साई चीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, लेकिन सेंट्रल एशिया तक जाने का सीधा रास्ता है, जिससे उनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अफगानिस्तान के साथ व्यापार और खदानों की खुदाई और ईरान से नजदीकी, इन तीनों चीजों का रास्ता खुल जाता है। इसलिए जब भारत ने हाल ही में धारा 370 को कश्मीर से हटाया तो चीन बौखला गया, क्योंकि चीन के सभी प्लान्स मुसीबत में पड़ गए थे। चीन के लिए अक्साई चीन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन इस वक्त सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत सारा फ्रेश वाटर चाहिए होता है। लेकिन चीन की ज्यादातर बड़ी नदियां इस वक्त प्रदूषित हो चुकी हैं। चीन का प्लान अक्साई चीन के ग्लेशियर से अपनी पानी की कमी पूरा करने का है। साथ ही यहाँ रेत से वो सिलिका एक्सट्रैक्ट करके भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से बीते कुछ सालों में चीन ने यहाँ पर 10,000 करोड़ के 4 इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और अब वो अक्साई चीन के पास शिंगजियांग में एक सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट लाइन खोल रहे हैं। 2010 में यहाँ पर लेड जिंक के डिपॉजिट्स मिले थे, जो चीन को और ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। भारत के लिए अक्साई चीन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ना सिर्फ भारत अक्साई चीन का चीन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, पर साथ ही अक्साई चीन के कब्जे में होने से चीन इसे भारत और सेंट्रल एशिया पर निगरानी रखने के लिए भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान ने चीन के सक्शगण वैली गिफ्ट कर दी थी, वैसे ही भारत पाक की लड़ाई में भी चीन ने पाकिस्तान को अक्साई चीन के इलाके में मिलिट्री बेस स्थापित करने में मदद कर सकता है। हाईवे 219 चीन को यहाँ पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी देता है और भारत के दुश्मन के हाथ में इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल यह है कि रूस जैसा देश क्यों भारत की मदद करना चाहेगा। शायद आपको मालूम ही होगा कि चीन ने रूस से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर होने का खिताब छीन लिया है। एक समय था जब सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट पर रूस की पकड़ काफी मजबूत थी। आज रूस ये इन्फ्लुएंस वापस चाहता है। रूस चीन का साथ दोस्ती के कारण नहीं बल्कि नाटो का विरोध के कारण देता है। चीन ने बीते कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री प्रेजेंस काफी हद तक बढ़ाई है और डिजिबाउटी और ग्वादर पोर्ट्स का कंट्रोल उन्हें यहाँ 2 क्रिटिकल चोक पॉइंट्स देता है। इसके अलावा बहुत सारे मिडिल ईस्ट देशों ने चीन के साथ कई सारे सुरक्षा समझौते भी किए हैं, जिसमें समुद्र की सुरक्षा भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक खबर तो ये भी सामने आ रही है कि जल्द ही चीन सूडान में भी अपना नेवल बेस सेटअप करने वाला है। पहले अफ्रीका, अब मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, इसके बाद चीन लैटिन अमेरिका में भी घुस जाएगा।
और शायद एक वक्त ऐसा भी आए जब वो अमेरिका और रूस दोनों से ही आगे निकल जाए। रूस इस बात को अच्छी तरह से समझता है और अपनी ढीली होती पकड़ को मजबूत करने के लिए रूस ने 2015 में सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में हस्तक्षेप कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। चीन अब रूस के व्यापार को भी चोट करने लगा है। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश पहले रूस से ही हथियार खरीदते थे, जो उनकी इकोनॉमी को चलाए रखता था। चीन यहाँ पर मौजूद तो था, लेकिन वो छोटे अनमैन्ड ड्रोन से ज्यादा यहाँ कुछ नहीं बेचता था। लेकिन अब ये समीकरण भी बदलने लगे हैं। चीन और यूएई के बीच में हाल ही में एक डील हुई है, जिसमें कहा गया है कि चीन यूएई को एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज डेवलप करने में मदद करेगा। अभी मिडिल ईस्ट का एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, वो था अमेरिका। लेकिन जिस तरह से तुर्की में एर्दोगान और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों में भी ताकतवर राष्ट्रवादी नेताओं ने सत्ता प्राप्त की है, तब से अमेरिका और यूरोप ने भी इन देशों को हथियार बेचने बंद कर दिए हैं। यानी हम इन देशों के लिए दो ही ऑप्शंस बचे हैं, चीन और रूस। और रूस इस रेस को चीन से नहीं हारना चाहता। अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी चीन ने जल्दी वहां की सरकार को मान्यता दे दी, जिस कारण तालिबान ने चीन को वहां के तांबे के भंडारों में खुदाई करने और उन्हें एक्सपोर्ट करने का वादा कर दिया है, जिस वजह से अफगानिस्तान को पहले से ही हार चुका रूस इस बार अमेरिका की हार का मजा भी नहीं ले पाया। रूस जानता है कि चीन का कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है। चीन सिर्फ अपने फायदे के लिए दोस्ती करता है। आज चीन के जितने भी दोस्त हैं, सभी को चीन ने अपने लोन की ट्रैप में फंसा दिया है और आज वो पूरी तरह से चीन के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भारत और रूस का रिश्ता काफी पुराना है। रूस वो देश है जिसने हमेशा भारत की मदद की है। जब रूस की इकोनॉमी पर 2014 के सैंक्शंस से बुरा असर पड़ा था, तब भारत ने भी अपना ये उधार चुकाया। इसके अलावा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भारत की चुप्पी और इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदकर उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना, ये सभी चीजें इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूती बना देती हैं। अगर आने वाले वक्त में भारत अक्साई चीन पर कोई कार्रवाई करता है, तो अमेरिका के साथ साथ उसे यूएन में भी रूस का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा रूस हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर तो है ही। आपको क्या लगता है, क्या भारत को एक ही समय पर चीन और पाकिस्तान पर अटैक करते हुए अक्साई चीन और पीओके को फिर से भारत के अधिकार क्षेत्र में ले आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।